हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है फंगी। अब फंगी के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा था, तो वहां पे हमने 4 टाइप के फंगी के बारे में बात की थी। फर्स्ट इज द फाइकोमाइसिटीज, सेकंड इज द एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात कर चुकी। आज हम जो फर्दर 2 टाइप्स हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड इज द बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ वन इज द ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। और हमने किसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया था? ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा। इनके बेसिस में हमने फंगी को क्लासिफाई किया था 4 टाइप्स में। तो आज हम लोग थर्ड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज द बेसिडियोमाइसिटीज। देखो, सबसे पहले बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब फंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसके माइसीलियम की, कि जो बेसिडियोमाइसिटीज का माइसीलियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट। जैसे मैंने आपको बताया था एसेप्टेट का मीनिंग, कि कोई सेल है अगर वो बीच में से डिवाइड नहीं कर रही, एज इट इज है, तो उसको आप क्या बोल रहे थे? एसेप्टेट, क्योंकि उसमें कोई भी सेप्टम या फिर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं था। सेप्टा बेसिकली क्या करता है? सेल को डिवाइड करता है। अब ये क्या है बेटा? सेप्टेट। तो यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको आप क्या बोलोगे? सेप्टा, या फिर हम बोलेंगे सेप्टम। सेप्टम का बेसिक काम क्या होता है? सेल को डिवाइड करना, एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर देना। ठीक है, तो माइसीलियम बेसिकली ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, एंड दे ग्रोन इन सोयल, ऑन लोग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। और बेसिकली जो बेसिडियोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है वो कहाँ कहाँ ग्रो करता है? इन सोयल, ऑन लोग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। एज ए पैरासाइट ये वहां पे ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन क्या होता है? अब इसके बारे में अगर हम बात करें, इट इज अ ट्यूबुलर रिलेशनशिप बिटवीन 2 नेबरिंग सेल्स। ट्यूबुलर रिलेशनशिप मतलब ट्यूब के थ्रू रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन 2 नेबरिंग सेल्स में। विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन की हेल्प से द न्यूक्लियस ऑफ वन सेल कैन माइग्रेट टू द नेबरिंग सेल। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 सेल है और वो किसी ट्यूब के थ्रू, किसी ट्यूबुलर कनेक्शन के थ्रू उनके बीच में रिलेशनशिप है, तो इसने क्या बोल रखा है कि इस सेल का न्यूक्लियस है वो यहां भी मूव कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है, और इस सेल का न्यूक्लियस है वो यहां माइग्रेट कर सकता है। मतलब जो नेबरिंग सेल्स है 2, उन दोनों के बीच में न्यूक्लियस का माइग्रेशन पॉसिबल है। ड्यू टू विच द अदर सेल बिकम्स डाइकैरियोटिक, जिसकी वजह से जो दूसरी सेल है वो क्या हो जाएगी? डाइकैरियोटिक हो जाएगी, मतलब बाइन्यूक्लिएट हो जाएगी। अब मान लो 2 सेल है, दोनों ट्यूबुलर कनेक्शन से क्या है? कनेक्ट है। अब इसका न्यूक्लियस है वो अगर यहां माइग्रेट कर गया, तो इसके पास पहले से ही एक न्यूक्लियस था और एक न्यूक्लियस इस सेल का माइग्रेट कर गया, तो ये हो गई ना बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इसी को आपने क्या बोला? डाइकैरियोटिक कंडीशन हो गई। तो जो सेल है वो क्या हो गई? डाइकैरियोटिक हो गई। ठीक है, क्लैंप कनेक्शन इज यूज्ड टू चेंज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन बेसिडियोमाइसिटीज। मेनली जो क्लैंप कनेक्शन है, जिसमें एक ट्यूबुलर कनेक्शन है, जो कि एक 2 सेल्स के बीच में, 2 नेबरिंग सेल्स के बीच में, उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन रोल क्या है? उसका मेन फंक्शन यही है कि किसी एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्लैंप कनेक्शन का ये फंक्शन है, ये वर्क है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें क्लैंप कनेक्शन के डायग्राम के बारे में, कि जो क्लैंप कनेक्शन है वो बेसिकली कैसा दिखता है, उसमें कैसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, अगर उसकी हम बात करें तो देखो बेटा, ये है क्लैंप कनेक्शन का डायग्राम। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्लैंप कनेक्शन। देखो, 2 सेल्स है, ठीक है,
ये दो सेल्स है और इन दोनों सेल्स में देखो एक ये क्लैंप कनेक्शन है, एक ट्यूबुलर कनेक्शन है। देखो एक ट्यूब की फॉर्म में कनेक्ट हो रही है ना सेल्स, ठीक है, ऊपर वाली इस सेल से, इस वाली इससे, ऐसे क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। तो देखो क्लैंप कनेक्शन एक ट्यूबुलर कनेक्शन है। और ये हमने किसके बारे में बात की है, माइसीलियम के बारे में, कि जो माइसीलियम में जो क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है वो एक ट्यूबुलर फॉर्मेशन है और उसका क्या फंक्शन है, वो क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज में तो क्लैंप कनेक्शन का मेन फंक्शन क्या हुआ, किसी भी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम में चेंज करना, उसका क्या है, बेसिक फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक है, जनरली नॉट फाउंड, बेसिक अगर देखें तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली नहीं पाया जाता, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन मोड के थ्रू होता है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई और फिर उस फ्रेगमेंट से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया, एक नए उनकी वो दोबारा जर्मिनेट करके उसने दोबारा से न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लिया, वो क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन क्यों बोला है बेटा, क्योंकि देखो कोई भी जैसे फंगी है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो कौन से होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से पार्ट्स हुए, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट्स हुए। एसेक्सुअल कौन से होंगे, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते या फिर जो अदर जो पार्ट्स होते हैं। और वेजिटेटिव में क्या आएंगे, जैसे कि एक प्लांट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो प्लांट में फ्लावर हुआ, सीड हुआ, फ्रूट्स हुए, ये तो सारे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। लेकिन उसके अलावा जो अदर पार्ट्स है, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ठीक है, ये सारे उसके वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उनके थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है तो हमने क्या बोल दिया फंगी में कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो फंगी में वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज, कि बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिकली 2 मेथड्स है, और वो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो फर्स्ट है सोमेटोगेमी, सेकंड है स्पर्मेटिजेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है सोमेटोगेमी, सेकंड क्या है स्पर्मेटिजेशन। अब हम फर्स्ट बात करते हैं सोमेटोगेमी के बारे में कि सोमेटोगेमी क्या होती है। प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो सोमेटोगेमी क्या होती है अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बेसिडियोमाइसिटीज में। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने 2 कैटेगरीज देखी, 2 मेथड्स देखे, सोमेटोगेमी एंड द स्पर्मेटिजेशन। तो जो सोमेटोगेमी मेथड है वो सबसे कॉमन मेथड है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज। अब देखो सोमेटोगेमी का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है अस्टिलेगो और एगेरिकस। ठीक है बेटा, अस्टिलेगो एंड एगेरिकस। अब सोमेटोगेमी के बारे में हम बात करते हैं, फिर इसके डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स कम क्लोज टू ईच अदर। 2 वेजिटेटिव सेल्स होंगी, वेजिटेटिव को आप सोमेटिक सेल्स भी बोलते हो, ये याद रखना, वेजिटेटिव को ही आप सोमेटिक सेल्स भी बोलते हो। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमेटिक सेल्स दोनों सेम बात है। ठीक है, तो 2 वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन्स की या डिफरेंट जीनोटाइप की एक दूसरे के क्लोज आई। ठीक है, नाउ देयर एपिकल एंड्स फ्यूज। अब एपिकल एंड कौन सा हुआ, अब मान लो ये सेल है, ये सेल है, दोनों एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आई, तो इसका एपिकल पोर्शन ये होगा और इसका एपिकल पोर्शन ये होगा। अब उसके एपिकल एंड्स क्या किए, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गए, मतलब जो इनका फ्यूजन हुआ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, प्लाज्मोगेमी। हमने इसको क्या बोल दिया बेटा, प्लाज्मोगेमी।
कि दोनों का जो एपिकल पोर्शन था, एपिकल एंड था, वो एक दूसरे के साथ क्या कर गया, फ्यूज कर गया, और हमने इस टर्म को क्या बोला, प्लाज्मोगेमी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच डाइकारियोन इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या रहा कि डाइकारियोन का फॉर्मेशन हो गया। अब दोनों सेल्स का जब फ्यूजन हो गया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक सेल का फॉर्मेशन हो गया और दोनों के न्यूक्लियस तो वैसे के वैसे हैं, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइकैरियोन का फॉर्मेशन हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये 3 टर्म्स के बारे में बात की थी, प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोन एंड द मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी हो चुका, डाइकैरियोन भी हो चुका, क्योंकि 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। डाइकैरियोन मतलब बाई न्यूक्लिएट फॉर्मेशन हो गया, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया एक सिंगल सेल में, ठीक है बेटा। इतनी बात आई समझ में। नाउ विद द हेल्प ऑफ क्लैंप कनेक्शन all these cells of mycelium becomes binucleate और dikaryotic। अब क्लैंप कनेक्शन का मेनली फंक्शन ही क्या था, मोनोकैरियोटिक सेल को डाइकैरियोटिक सेल में या डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन की हेल्प से जितनी भी सेल्स थी माइसीलियम की वो बाइन्यूक्लिएट हो गई, मतलब डाइकैरियोटिक हो गई मोनोकैरियोटिक कंडीशन से, ठीक है। क्लैंप कनेक्शन का वर्क समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है। नाउ ए क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन एवरी सेल विच इज नोन एज बेसिडियम, ठीक है। अब एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया हर एक सेल के ऊपर, और जिसको आपने क्या बोला, बेसिडियम। इसीलिए हम बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं क्लब फंगी, ठीक है बेटा। अब देखो, आफ्टर दैट बोथ न्यूक्लियाई come into this basidium and fuse with each other। अब दोनों न्यूक्लियाई क्या करेगी, एक जो ये क्लब शेप्ड जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है जिसको आपने बेसिडियम बोला है, ठीक है, उस बेसिडियम के अंदर दोनों न्यूक्लियाई आ जाएंगी और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी। और न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, कारियोगेमी, क्योंकि कारियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। अब दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो हम इस टर्म को क्या बोलेंगे बेटा, कारियोगेमी। एंड फर्दर मियोसिस, अब मियोसिस का फॉर्मेशन होगा, अब मियोसिस होगा, एंड फर्दर मियोसिस टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ विच 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन एवरी बेसिडियम। अब जैसे कि मैंने बात की थी जब मैंने एस्कोमाइसिटीज बताया था कि एस्कस में 4 तो होते ही है मिनिमम स्पोर्स का फॉर्मेशन, लेकिन जनरली 8 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे यहाँ पे जो बेसिडियम स्ट्रक्चर है, अब उसके ऊपर जब कैरियोगेमी हो चुकी, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो चुका, जब मियोसिस होगा तो मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है, वो एक डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया ऑन एवरी बेसिडियम विच आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियम पे हो रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास है, इसलिए हमने ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है इनको हमने क्या बोल दिया, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है बेटा। इसलिए इन स्पोर्स को क्या बोला, बेसिडियोस्पोर्स। दिस सराउंडिंग फंगल हाइफे grows to form a fruiting body which is known as बेसिडियोकार्प, ठीक है। जैसा एस्कोमाइसिटीज में था, एस्कोकार्प का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पे एस्कस का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे बेसिडियम का फॉर्मेशन हुआ, कुछ कुछ वैसा ही है, बस 1-2 टर्म्स एक्स्ट्रा आई है, जैसे कि क्लैंप कनेक्शन आ गया, ठीक है। इन सब के बारे में आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, दिस सराउंडिंग फंगल हाइफे ग्रो किया सराउंडिंग फंगल हाइफे ने टू फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, और एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया जिसको हमने क्या बोला, बेसिडियोकार्प। नाउ द बेसिडियोकार्प बिकम्स फ्री फ्रॉम नाउ द बेसिडियोस्पोर्स। अब ये जो बेसिडियोकार्प है ये क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। रप्चर होने के बाद इसमें से बेसिडियोस्पोर्स है वो बाहर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और एक न्यू माइसीलियम को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे बाय दी जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेट करके एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ द बेसिडियोस्पोर्स बिकम फ्री फ्रॉम बेसिडियोकार्प, रप्चर हुआ बेसिडियोकार्प, वहां से बेसिडियोस्पोर्स बाहर आ गए एंड प्रोड्यूस अ न्यू माइसीलियम बाय जर्मिनेशन, और जर्मिनेट करके एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर दिया, नए माइसीलियम को प्रोड्यूस कर दिया। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में बेटा। अब देखो हम डायग्रामेटिकली इसकी बात करते हैं। देखो बेटा डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये डायग्राम है, देखो क्या रहा,
दो सेल्स थी, ठीक है, नेबरिंग सेल्स है, दोनों एक दूसरे के पास पास आई, दोनों ने क्या किया, फ्यूजन किया। देखो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई। हमने इसको क्या बोला, प्लाज्मोगैमी। इसको क्या बोला, इस टर्म को हमने प्लाज्मोगैमी। अब दोनों सेल्स के न्यूक्लियस एक सेल में आ गए, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। इस कंडीशन को हमने क्या बोला, डाइकैरियोन। इस कंडीशन को हमने क्या बोला बेटा, डाइकैरियोन, या फिर हम बोल सकते हैं बाइन्यूक्लिएट कंडीशन है। अब देखो, अब क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन हो गया, ये क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, डाइकैरियोटिक सेल है, लेकिन ये मोनोकैरियोटिक है। अब क्लैंप कनेक्शन के थ्रू क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये यहां माइग्रेट कर जाएगा इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, यहाँ का न्यूक्लियस है वो यहां माइग्रेट कर जाएगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। तो एक मोनोकैरियोटिक कंडीशन से डाइकैरियोटिक कंडीशन का क्या हो रहा है, डाइकैरियोटिक कंडीशन फॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। अब देखो नीचे ऐसे ही दो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन फॉर्म हो गई। इसको हमने क्या बोला, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और क्लैंप कनेक्शन का फंक्शन ही क्या था कि मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करना। तो क्लैंप कनेक्शन ने डाइकैरियोटिक माइसीलियम को फॉर्म कर दिया। अब देखो यहां पे एक क्लब शेप्ड बॉडी अराइज हो गई, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हमने क्या बोला, बेसिडियम। देखो बेटा ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ये राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, बेसिडियम, ठीक है। अब इस क्लब्ड शेप्ड स्ट्रक्चर से क्या हुआ, जो ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे माइसीलियम में, ये माइग्रेट करके मूव करके इस बेसिडियम स्ट्रक्चर में चले गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कारियोगैमी का फॉर्मेशन हुआ, कारियोगैमी हुई, न्यूक्लियस का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस वो हुए, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस में देखो एक से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अब ये डिप्लॉइड कंडीशन है, जो ये डॉट डॉट दिखा रखे हैं ये डिप्लॉइड कंडीशन है, ये दोनों न्यूक्लियस है ये फ्यूज कर गए और फिर इस फ्यूजन को एक स्ट्रक्चर में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो 2 सेल्स है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो आप एक ही तो बनाओगे ना गोल, तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए, तो क्या बोला आपने, कारियोगैमी। उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस। तो मियोसिस के दौरान एक जो डिप्लॉइड जो सेल थी उसने 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। देखो 1 2 3 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। ऐसे इसने भी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब इन स्पोर्स को जो बेसिडियम पे फॉर्म हुए हैं इनको आपने क्या बोला, बेसिडियोस्पोर्स। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेसिडियोस्पोर्स। अब क्या होगा, ये जो बेसिडियो कार्प जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है ये पूरा, ये रप्चर हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो आफ्टर द रप्चरिंग, रप्चर के बाद क्या होगा, ये जो हैप्लॉइड जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये बेसिडियो स्पोर्स बाहर की साइड फ्रीली मूव करेंगे और क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, फिर जर्मिनेशन करके एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो बेटा पूरे डायग्राम को आप देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर आप इसकी थ्योरी खुद ही लिख सकते हो अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है, कि अब हमने इतना तो देख लिया कि इसका माइसीलियम कैसा है, बेसिडियोमाइसिटिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखो बेटा एक नोट है उसको आप याद रखना, बेसिडियम इज सिमिलर टू एस्कस। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेसिडियम बोला है, एस्कोमाइसिटीज में हमने इसी स्ट्रक्चर को एस्कस बोला था, बिकॉज बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस स्पोर्स। क्योंकि दोनों का काम क्या है, स्पोर्स का प्रोडक्शन करना, स्पोर्स का फॉर्मेशन करना, इसलिए हम जो बेसिडियम और एस्कस है वो दोनों क्या है, सिमिलर है, क्योंकि उनका फंक्शन सेम है। बट बेसिडियोस्पोर इज डिफरेंट फ्रॉम एस्कोस्पोर। लेकिन जो बेसिडियोस्पोर है वो डिफरेंट है फ्रॉम एस्कोस्पोर। क्यों डिफरेंट है, क्या उनमें डिफरेंसेस है अगर हम बात करें तो, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ एस्कोस्पोर्स इज एंडोजीनस। क्योंकि जो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो एंडोजीनस हो रहा है, अंदर की साइड हो रहा है, एंड दैट ऑफ बेसिडियोस्पोर्स इज एक्सोजीनस। लेकिन बेसिडियोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो एक्सोजीनस है, अंदर की तरफ हो रहा है,
ठीक है, इसलिए हम बोल देंगे कि दोनों में जो डिफरेंसेस है वो क्या है कि एस्कोमाइसिटीज में तो कैसा हुआ है, एंडोजीनस फॉर्मेशन हुआ है स्पोर्स का, और बेसिडियोमाइसिटीज में कैसा हुआ है, एक्सोजीनस फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करें तो डायग्राम की, ये एक एस्कोकार्प बॉडी है जैसा कि हमने बताया था वहां पे फॉर्मेशन। अब ये एस्कस है और एस्कोस्पोर्स देखो अंदर की साइड फॉर्मेशन हो रहा है एस्कोस्पोर्स का, तो इसलिए हमने क्या बोला, जो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन है वो एंडोजीनस फॉर्मेशन है। कैसा फॉर्मेशन है वो, एंडोजीनस फॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम बात करें बेसिडियोस्पोर्स के बारे में, ठीक है बेटा, तो देखो बेसिडियोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो देखो एक्सोजीनस फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि देखो बाहर की साइड थोड़ा सा अराइज होके सेल और फिर उनका फॉर्मेशन कर रही है, फिर बेसिडियोस्पोर्स को फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो जो बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन है वो एक्सोजीनस फॉर्मेशन है, जबकि एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन है वो एंडोजीनस फॉर्मेशन है, अंदर की साइड फॉर्म हो रहे हैं उसमें स्पोर्स। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब चलो बेटा हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये तो हमने बात किया था सोमेटोगेमी के बारे में। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटिजेशन के बारे में, कि जो स्पर्मेटिजेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमनली सीन इन दोज फंगी विच कॉजेज रस्ट डिजीज। ये इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो मोर कॉमन मोस्टली उन फंगी में पाया जाता है जो रस्ट डिजीज कोज करती है। कौन सी डिजीज कोज करती है, रस्ट डिजीज कोज करती है। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें रस्ट डिजीज की, तो देखो एक एग्जाम्पल है रस्ट फंगी। रस्ट फंगी का नाम क्या है, पक्सीनिया। क्या नाम है बेटा, पक्सीनिया। तो जो पक्सीनिया है एक रस्ट फंगी है, मतलब एक पक्सीनिया एक ऐसा जीनस है, उसकी और भी अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, बहुत टाइप की स्पीसीज है जो अलग अलग टाइप की रस्ट डिजीज कोज करती है। इसलिए हमने पक्सीनिया को क्या बोल दिया, रस्ट डिजीज, क्योंकि रस्ट फंगी क्योंकि ये बहुत सारे टाइप की रस्ट डिजीज कोज करती है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें पक्सीनिया ग्रेमिनिस, क्या नाम लिया हमने, पक्सीनिया ग्रेमिनिस। पक्सीनिया ग्रेमिनिस है वो कौन सी डिजीज कोज करती है, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। या तो ब्लैक रस्ट कोज करेगी या फिर स्टेम रस्ट कोज करेगी। ब्लैक रस्ट कैसी होती है बेटा, अगर हम बात करें तो देखो काफी प्लांट्स पे आपने देखा होगा ब्लैकिश सा एक फंगी सा लग जाता है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक रस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो देखो बेटा ये है स्टेम रस्ट का डायग्राम। देखो स्टेम है प्लांट्स की और उसके ऊपर कैसे देखो रस्ट सा लग गया। ठीक है, फंगी सी लग गई, रस्ट डिजीज हो गई है। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला है, स्टेम रस्ट। ऐसे ही ब्लैक रस्ट होगा, वो ब्लैकिश कलर का होगा। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो है वो बेसिकली कौन सी डिजीज कोज करती है, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। ठीक है, करती सारी रस्ट डिजीज ही कोज है, लेकिन कोई ब्लैक करेगी, कोई ब्राउन करेगी, कोई स्टेम पे करेगी, कोई लीफ पे करेगी। ठीक है, या फिर कोई अदर मटेरियल पे करेगी, कोई अदर कलर का रस्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, कोज करेगी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, पक्सीनिया रेकोंडिटा। ठीक है, ये रेकोंडिटा ग्रेमिनिस ये क्या है, ये एक टाइप की क्या है, ये स्पीसीज है। ठीक है, पक्सीनिया क्या हुआ, जीनस, और ग्रेमिनिस और रेकोंडिटा ये क्या हुई, उनकी स्पीसीज हुई। तो ये बेसिकली जो रेकोंडिटा स्पीसीज है ये किस टाइप की रस्ट कोज करती है, ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट। या तो ब्राउन रस्ट बोल सकते हो या फिर लीफ रस्ट बोल सकते हो। ठीक है, देखो ये बेसिकली इस टाइप की रस्ट कोज करती है। देखो लीव्स है, उसके ऊपर देखो आपको ब्राउनिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ब्राउनिश। ठीक है, ये इस टाइप की डिजीज कोज करती है। या फिर देखो ये देखो इस टाइप की डिजीज कोज करती है ये रस्ट डिजीज। ठीक है, लीव्स के ऊपर देखो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये है रस्ट डिजीज। समझ में आ गया बेटा आपको। ठीक है, तो या तो लीफ रस्ट कोज करेगी या फिर ब्राउन रस्ट कोज करेगी पक्सीनिया रेकोंडिटा।
तो दो हमने स्पीसीज के बारे में देखा पक्सीनिया की, जिसको हम रेड फंगी भी बोलते हैं, और भी इसकी अदर स्पीसीज होती है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ दो मेन स्पीसीज के बारे में यहाँ पे हमने बात की है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, पक्सीनिया इज हिट्रोसियस फंगी होती है। हिट्रोसियस फंगी का मतलब क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट हो, उसको कंडीशन को आप क्या बोलोगे, हिट्रोसियस। ठीक है, और हिट्रो का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग होस्ट हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे मोनोसियस होता तो मतलब सिंगल होस्ट की जरूरत है, हिट्रोसियस है तो दो डिफरेंट होस्ट की जरूरत होगी। होस्ट का मतलब है जिनपे वो सरवाइव करते हैं, ठीक है, जिनपे वो रहते हैं, जिनपे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। तो पक्सीनिया जो है वो क्या है, जो रस्ट फंगी है जिसको हम बोलते हैं, वो एक हिट्रोसियस फंगी है। और हिट्रोसियस फंगी कौन सी होती है, दैट इज द फंगस नीड्स टू टाइप्स ऑफ होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ये उस टाइप की फंगी होती है, उस टाइप के फंगस होते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए टू टाइप के होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, टू टाइप के होस्ट की जरूरत होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोसियस कंडीशन या फिर हिट्रोसियस फंगी। यहाँ पे हम फंगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पक्सीनिया की, तो पक्सीनिया के जो दो होस्ट है वो कौन कौन से होते हैं जहां पे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। तो फर्स्ट तो है व्हीट प्राइमरी होस्ट, सेकंड है बारबेरी, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या हुआ, व्हीट प्राइमरी होस्ट, सेकंड क्या हुआ, बर्बेरी सेकेंडरी होस्ट। तो ये टू टाइप के होस्ट है जिनके ऊपर पक्सीनिया अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे मैंने बेसिडियोमाइसिटीज का, वो एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं कि वो किस टाइप के होते हैं, किसी टाइप की डिजीज तो कोज नहीं करते हैं, या फिर किस टाइप की उनकी थोड़ी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, कुछ ऐसा केमिकल या कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हो जो अपने लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो या फिर हार्मफुल हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज में फर्स्ट है मशरूम्स। इसका नाम तो कॉमन है, सबने सुना होगा मशरूम्स। ठीक है, सबने खाई भी होगी, सबके घरों में सब्जी भी बनती है मशरूम की। ठीक है, तो मशरूम्स जिसको आप बेसिडियोकार्प बोलते हो। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर था ना, ऐसा, और ऊपर एक कैप सा था, एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर था, ऐसा स्ट्रक्चर होता है मशरूम का। तो इसी को आपने क्या बोला था, बेसिडियोकार्प। ठीक है, और जैसे ये फॉर्मेशन हो रहा था और फिर इसमें जो स्पोर्स का फॉर्मेशन था, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन था, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन था। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरे स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला, बेसिडियोकार्प। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मशरूम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को मशरूम। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। दीज आर अम्ब्रेला लाइक फंगी। देखो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ये तो आपको पता ही है, देखिए आपने, तो आप इसको बहुत अच्छे से इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक है, दीज आर अम्ब्रेला लाइक फंगी ऑफन सीन ग्रोइंग इन ग्राउंड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब जो रेनी सीजन आएगा, अब जो मानसून आएगी, उस टाइम पे देखना बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि डंग हुआ, ठीक है, या फिर कहीं भी गंदी जहां पे थोड़ा एरिया हुआ, या फिर कहीं पे मॉइस्चर हुआ, या फिर ग्राउंड पे काफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, काफी मशरूम सूख जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो मशरूम्स मेनली कब ग्रो करती है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सम मशरूम आर एडिबल। कुछ मशरूम होती है वो एडिबल होती है। एडिबल का मतलब क्या हुआ, जो खाने योग्य हो, जिनको आप खा सकते हो। तो मशरूम्स मेनली खाने योग्य हैं, खाते हैं लोग। ठीक है, सब्जी वगैरह भी बना के खाते हैं, वैसी भी खाते हैं। मशरूम बहुत ही प्रोटीनिशियस होती है। तो मशरूम बेटा अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए, अपने इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। ठीक है, तो सम मशरूम आर एडिबल, एडिबल होती है। मोस्ट डेलिशियस मशरूम, अगर हम बात करें मोस्ट डेलिशियस मशरूम के बारे में, जो सबसे टेस्ट में जो सबसे अच्छी होती है, तो उस मशरूम का क्या नाम है, उसका नाम है एगेरिकस बायोस्पोरस। ठीक है, क्या नाम है, एगेरिकस बायोस्पोरस। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है मोस्ट पॉइजनस मशरूम। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। जो मोस्ट पॉइजनस मशरूम है उसका क्या नाम है अगर हम बात करें तो उसका नाम है एमेनिटा मस्कैरिया। ठीक है, एमेनिटा मस्कैरिया उसका नाम है। तो आपको याद रखनी है ये बातें कि जो मशरूम है जिसको आपने बेसिडियोकार्प बोला है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कब बेसिकली ग्रो करती है, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, देखो जैसे कि आप ये डायग्राम देखो, ये है मशरूम का डायग्राम जिसको आपने एगेरिकस बोला है, बेसिडियोकार्प भी बोला है। तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, ऐसी ही दिखाई देती है आपको। नीचे की साइड ऐसे ऐसे लाइनें लाइनें होती है जिसको आपने क्या बोला है, गिल्स। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है मशरूम का जब आप देखते हो तब। ठीक है बेटा, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मट फंगी की। जैसे कि रस्ट फंगी के बारे में हमने बात की जिसको आपने पक्सीनिया बोला, ऐसे ही स्मट फंगी भी होती है जो कि कौन सी डिजीज कोज करती है, स्मट डिजीज कोज करती है प्लांट्स में। कौन सी डिजीज कोज करती है बेटा, स्मट डिजीज कोज करती है प्लांट्स में। ठीक है, अब स्मट डिजीज कैसी होती है अगर हम बात करें तो देखो अस्टिलेगोनुडा ट्राइटिकी। ठीक है, अस्टिलेगोनुडा ट्राइटिकी कोजिस लूज स्मट ऑफ वीट। ये बेसिकली कौन सी डिजीज कोज करती है, लूज स्मट ऑफ वीट। अब लूज स्मट ऑफ वीट डिजीज कैसी होती है, कैसे स्मट डिजीज आप किसको बोल रहे हो, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो लूज स्मट ऑफ वीट है उसमें आपको इस टाइप का मिलेगा, जो उसका ऊपर की जो जिसमें वीट का प्रोडक्शन होता है वो इस टाइप का मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे होते हैं वीट के दाने, देखो जैसे ये तो नॉर्मल है जो आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे की साइड। ठीक है, और ये कौन सी डिजीज है, लूज स्मट ऑफ वीट। देखो ब्राउनिश और कैसे डिके हो गया ये प्लांट। ठीक है, तो ये डिजीज जो है लूज स्मट ऑफ वीट, ये डिजीज बेसिकली कौन सा जो जीनस है या कौन सी स्पीसीज है जो कोज कर रही है, एस्टिलेगोनुडा ट्राइटिकी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो नेक्स्ट है एस्टिलेगोमेडिस। अब जो एस्टिलेगोमेडिस है वो कैसी डिजीज है, वो जो बेसिकली क्या कोज करती है, कोजिज स्मट ऑफ मेज। क्या कोज करती है, कोजिज स्मट ऑफ मेज। जो मक्का है, जो मेज है, उसमें स्मट डिजीज कोज करती है। अब मक्के में जो स्मट डिजीज है वो कैसी होती है अगर हम बात करें तो देखो बेटा कुछ इस टाइप की आपको दिखाई देगी। जो मक्का है जब आप उसको छीलते हो तो आपको इस टाइप की दिखाई देगी। स्मट का मतलब क्या हुआ, डिके हो जाए, डिग्रेड हो जाए और अपना जगह छोड़ दे। जैसे कि दाने पहले इसमें अरेंज है और फिर ये लूज हो जाए, वहां से हट जाए। ठीक है, और एक अपने आप को डिके भी कर ले, उनको हमने क्या बोला है, स्मट डिजीज। ठीक है, देखो जैसे ये रही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे और भी आप देख सकते हो, डायग्राम गूगल पे डाल के देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझ में आ गई। स्मट ऑफ मेज में बेसिकली कैसी आपको दिखाई देगा जब आप देखोगे तब, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो बर्ड नेस्ट फंगी। अब हमने इसको बर्ड नेस्ट फंगी क्यों बोला है, और बर्ड नेस्ट फंगी कौन कौन सी होती है, ये होती है साइथस एंड निडुलेरिया। कौन सी होती है, साइथस एंड निडुलेरिया आर कॉमनली नोन एज बर्ड्स नेस्ट फंगी या फिर फंजाई। ठीक है, साइथस और निडुलेरिया 2 टाइप की ऐसी फंगी है जिनको आप बर्ड्स नेस्ट फंगी बोलते हो। देयर फ्रूटिंग बॉडीज रिजेंबल विद बर्ड्स नेस्ट। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो बर्ड के नेस्ट की जैसी दिखाई देगी जब आप देखोगे तब, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बर्ड नेस्ट फंगी। जैसे कि जो स्मट फंगी है वो स्मट डिजीज कोज कर रही थी, इसलिए हमने उनको स्मट फंगी बोल दिया। जो फंगी रस्ट डिजीज कोज कर रही थी हमने उनको रस्ट फंगी बोल दिया। ऐसे ही यहाँ पे जो इनका फ्रूटिंग बॉडी है साइथस और निडुलेरिया की, उनकी फ्रूटिंग बॉडी बर्ड के नेस्ट की जैसी दिखाई देगी जब आप उसको देखोगे तब, उससे रिजेंबल करेगी, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, बर्ड नेस्ट फंगी। इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया बेटा, बर्ड नेस्ट फंगी। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। अब आगे देखो, तो बेटा अब तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है फंगी का उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ चुके। आज हमने बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में बात कर चुकी। तो अब जो लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, लास्ट जो टाइप है फंगी के क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बेसिस पे हम
फोर्थ टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब अगर हम बात करें कि ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है, ऑल्सो कॉल्ड फंगी इनपरफेक्टाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज को फंगी इनपरफेक्टाई भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। क्योंकि इसमें जो परफेक्ट स्टेज है कि कौन सी इसकी परफेक्ट स्टेज है या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज का फर्स्ट तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ इसके माइसीलियम की बात करनी होगी, क्योंकि हमने फंगी का जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ 2 बेसिस पे ही किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, तो जिसकी वजह से हमने क्या बोल दिया, इसको फंगी इनपरफेक्टाई। सेकंड देखो माइसीलियम, इसका जो माइसीलियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा दिखाई देता है। सेप्टेट, तो अगर सेप्टेट है तो एक सेल में बीच में अगर सेप्टम आ गया तो 2 में डिवाइड हो जाएगा माइसीलियम इसका, ठीक है। तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है माइसीलियम इसका। इतनी बात आ गई समझ में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम के थ्रू हुआ था, फिर उस पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। ऐसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कस हुआ और फिर उसके ऊपर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसकी हेल्प से हो रहा है, कोनिडिया की हेल्प से हो रहा है। वहां पे बेसिडियम और एस्कस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ये तो बात हमने पहले ही देख ली। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया की हेल्प से होता है। सब मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। कुछ जो मेंबर्स होते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के वो सेप्रोफिटिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या एक्ट करेंगे, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेंगे, वहां से ब्लड सकिंग का काम करते हैं, बेसिकली अपना फूड गेन करते हैं, ठीक है। A large number of members of this class are decomposers of litter and help in mineral cycling. A large number of members of this class, बहुत सारे टाइप के की ऐसी फंगी होती है अंडर द क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज जो डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर, जो लिटर मतलब जो प्लांट है उसके जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स जो टूट के नीचे गिर जाते हैं, जैसे लीफ है, ठीक है, उसकी कोई स्टेम है जो खराब हो गई, जो सूख गए, वो नीचे गिर गए, या अदर जो छोटे छोटे जो ये पार्ट्स है ये जो नीचे गिर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लीटर। तो उनको डीकम्पोज करने का काम करते हैं। एंड हेल्प्स इन मिनरल साइकिलिंग। हेल्प्स इन मिनरल साइकिलिंग का मतलब क्या है, उनको डीकम्पोज करके अब वो उनका जो भी उनसे मटेरियल बनेगा डीकम्पोज के बाद वो उस सोयल में मिल जाएगा। तो उस सोयल में वो मिनरल्स को प्रॉपर अमाउंट में क्या कर रही है, उनकी साइकिलिंग कर रही है, ठीक है, उसको प्रॉपर अमाउंट में वहां पे रहने दे रहे हैं। तो फंगी का काम समझ में आ गया ड्यूट्रोमाइसिटीज में। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा और आर्थ्रोबोट्रिस, ठीक है, ट्राइकोडर्मा और आर्थ्रोबोटाइरिस, याद रखना बेटा ये 2 नाम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा और आर्थ्रोबोटाइरिस। तो बेटा आज अपना यहाँ पे फंगी के बारे में कंप्लीट हुआ, फंगी किंगडम कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों।